जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपका होस्ट मिराज और आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले ये चैप्टर 2 में था, लेकिन अब एक नया सिलेबस आया जिसमें इसे चैप्टर 1 में रखा गया। पहले देख लेते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत में शीत युद्ध क्या होता है। क्योंकि देखिए, दो ध्रुवीयता के अंत को यानी इस चैप्टर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा शीत युद्ध के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, शीत युद्ध क्या है। यूएसए तथा यूएसआर के बीच 1945 से 1991 तक चले एक ऐसा युद्ध जहां दोनों ही देशों की सेना कभी भी एक दूसरे के ऊपर सीधा कोई हमला नहीं किया, लेकिन इस युद्ध में हमले की आशंका बनी रही। इसके अलावा दोनों ही देश अपनी अपनी विचारधारा साम्यवाद और पूंजीवाद के प्रचार तथा हथियारों की होड़ यानी कंपटीशन ने इस युद्ध को शीत युद्ध की संज्ञा दी। पहले मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या। देखिए, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो उस समय दो तरह की शक्ति आपस में लड़ रही थी। एक तरह की शक्ति थी मित्र शक्ति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक थी मित्र शक्ति। ठीक है, इसमें था ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका यानी यूएसए लिख देता हूं, और एक देश था यूएसएसआर। ठीक है, ये चार देश थे और दूसरे तरफ थी धुरी शक्ति, धुरी शक्ति। ठीक है, इसमें कौन था? जर्मनी था, जर्मनी, जापान था और एक था इटली। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो इन तीन देश और ये चार, इन टोटल 7 देश के बीच में डायरेक्टली लड़ाई चल रही थी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि जब मित्र शक्ति ये युद्ध जीत जाते हैं तो धुरी शक्ति पूरी तरीके से हार जाती है। ठीक है, ये हार जाते हैं। ठीक है, ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, क्यों जीते कैसे जीते वो बिल्कुल टॉपिक ही अलग है। ठीक है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। बस इतना याद रखिए कि 1945 में 6 अगस्त को जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा में एक एटम बम गिराता है जिसका नाम होता है लिटिल बॉय, और ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के एक और शहर में अमेरिका बॉम्ब गिराता है, फैटमैन नाम का। इसी के साथ ये युद्ध खत्म हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, जो मित्र शक्ति में ये चारों देश जीत जाते हैं। देखिए, अब ये जीत गए और ये हार गए तो इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, अब जो जीते इनमें से एक ब्रिटेन और फ्रांस, ये लोग भले ही युद्ध जीत गए थे, लेकिन इन लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि अब इनकी शक्ति भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन और फ्रांस की बहुत ज्यादा शक्ति थी और ये एक तरीके से सुपर पावर कहलाते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, ये भले ही युद्ध जीत गए, लेकिन इनको इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इतना ज्यादा कि इनकी जो पावर थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फिर उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जिस जिस देश पर कब्जा कर रखा था, यानी उन्हें अपना उपनिवेश बना रखा था, उन्हें उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे आजाद कर दिया और उनमें से एक इंडिया भी था। ठीक है, तो इन दोनों को भी हटा देते, क्योंकि भले ही ये लोग जीत गए लेकिन इनके पास भी कोई खास अब शक्ति नहीं बची और ये भी ऑलमोस्ट तबाह हो गए थे। अब यूएसएसआर और यूएसए, ये दो देश हैं, ये दोनों जीत भी गए थे और पूरे युद्ध में सबसे कम नुकसान इन दोनों देशों को हुआ था। इसके पीछे रीजन है। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो यूरोप में लड़ा गया था, अमेरिका में नहीं। अमेरिका में कोई लड़ाई नहीं हुई थी। ठीक है, जब किसी की धरती पे कोई लड़ाई नहीं होती उसको कम से कम नुकसान होता है। और दूसरा जो यूएसएसआर था, और मैं आपको बता दूं अगर आपको थोड़ा समझना यूएसएसआर क्या होता है, तो यूं मान लीजिए रूस यानी रशिया को मिलाकर टोटल 15 देश ऐसे थे जिन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना रखा था। ठीक है, और इस पूरे के पूरे ग्रुप को ही यूएसएसआर कहा जाता था, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, और हिंदी में से कहते हैं सोवियत संघ। तो अमेरिका को कम नुकसान हुआ और जो यूएसएसआर था इसको भी बहुत कम नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो यूएसएसआर की भी धरती पे बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं हुई थी। यूएसएसआर कहने का मतलब मेरे यहाँ पर अभी रशिया से है। ठीक है, क्योंकि रशिया में भी बहुत कम लड़ाई हुई थी, क्योंकि एक तो रशिया क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और वहां पे ठंड बहुत पड़ती है। हाँ, जर्मनी की सेना गई थी रशिया में, लेकिन फिर वो भी हार के वापस आ जाती है, क्योंकि वहां का ठंड बहुत ज्यादा है और वहां पे लड़ाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब यूएसए और यूएसएसआर जब जीत गए, और ब्रिटेन और फ्रांस तो पहले ही उनकी शक्ति खत्म हो गई थी जीतने के बाद भी, तो इन दोनों देशों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहेंगे, एक विचारधारा मान लीजिए, या फिर एक ऐसी सोच पनपी दोनों के अंदर कि दुनिया में इन दोनों में से अब शक्तिशाली कौन बनेगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, लेकिन अब था कि अब कौन ज्यादा शक्तिशाली बनेगा, क्या यूएसए बनेगा या यूएसएसआर।
इसी को लेकर 1945 से 1991 तक इन दोनों देशों के बीच में एक इनडायरेक्टली लड़ाई, या जिसे कहें इंग्लिश में प्रॉक्सी वॉर, या अनौपचारिक एक लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसको शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए शीत युद्ध, तो ये मैंने बता दिया यूएसए और यूएसआर के बीच 1945 से 1991 में चले एक ऐसा युद्ध, मतलब इन दोनों के बीच में एक ऐसा युद्ध चला था जहां दोनों देश की सेना कभी भी एक दूसरे पर सीधा कोई हमला नहीं किया। सही बात है, यूएसएसआर और यूएसए ने शीत युद्ध के दौरान जिन पे लड़ाई चल रही थी, कभी भी दोनों की सेना ने एक दूसरे के ऊपर एक भी बुलेट यानी एक भी गोली नहीं चलाई। एक क्यूबा मिसाइल संकट को हल्का सा छोड़ दी, वहां पे एक छोटी सी घटना हो गई थी, लेकिन इसके बाद किसी भी तरह से दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई। इस युद्ध में हमले की आशंका बनी रही, मतलब देखिए युद्ध में भले गोली ना चले, लेकिन हमेशा ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रह रही थी कि हो सकता है कभी भी अमेरिका हमला कर दे यूएसएसआर के भी ऊपर, या यूएसएसआर अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, तो हमेशा एक डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन लड़ाई कभी भी डायरेक्टली दोनों के बीच में नहीं हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोनों देशों ने अपनी विचारधारा, अच्छा विचारधारा क्या होता है, यूएसएसआर और यूएसए दो तरीके की विचार, विचार मतलब थॉट्स को फॉलो करते थे। यूएसए हमेशा पूंजीवादी को सपोर्ट करता था। अब समझो पूंजीवादी क्या होता है, पूंजीवादी, पूंजीवादी, और यूएसएसआर करता था साम्यवादी, साम्यवादी। पूंजीवादी को इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटलिज्म और साम्यवादी को कहा जाता है कम्युनिज्म। ठीक है, अब देखिए कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक ऐसा देश जो पूंजीवादी को फॉलो करता है, उस देश का हमेशा से ये मानना है कि उस देश में सरकार अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर कम से कम हस्तक्षेप यानी कम से कम इंटरफेरेंस करे। ठीक है, वहां पे हर चीज क्या बनाए, प्राइवेट कंपनी बनाए, चाहे कोई भी चीज है, सुई से लेकर प्लेन तक ही मान लीजिए जो भी चीज है, चाहे खेती हो, कोई भी चीज हो रहा है वहां पर, उसमें सब में केवल केवल प्राइवेट कंपनी ही अपना काम करे, जहां पे कोई भी चीज क्यों ना बन रही हो। ठीक है, ये माना था पूंजीवादी को, और साथ ही इनका ये माना था कि पूंजीवाद जो देश रहेंगे वहां पर अगर प्राइवेट कंपनी ज्यादा रहेगी, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी का ही दबदबा ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है यानी जो वस्तु है उसकी कीमत हमेशा कम रहेगी, क्योंकि देशों के बीच में देश बोल रहा हूँ कंपनी के बीच में कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो वस्तु की कीमत हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। वही साम्यवाद जो यानी यूएसआर, इनकी एक विचारधारा थी साम्यवाद के साथ साथ एक थी समाजवादी विचारधारा इनकी भी। इनका यह मानना था कि जो देश है, देश में हर चीज के ऊपर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि देश का जो गरीब से गरीब तबका है, ठीक है, अगर वहां पे भी पूंजीवादी लागू कर दे तो वहां पे जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, हो सकता है उसके खाने के लिए भी पैसा ना बचे। तो इनका यह मानना था कि देश में प्राइवेट कंपनी ना के बराबर होना चाहिए, और सब चीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट थोड़ी शक्तिशाली बनेगी, और गवर्नमेंट क्या करेगी, हर व्यक्ति का यहाँ पर ध्यान रख सकती है। तो ये थी पूंजीवादी और साम्यवादी। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने विचारधारा फॉलो करते थे, एक था साम्यवादी और एक था पूंजीवादी, का प्रचार किया तथा हथियारों की होड़। अब क्या था, देखिए दोनों ही देशों ने क्या करा है कि जितना हो सके हथियार बनाए, क्योंकि उनको हमेशा डर था कि भैया कल को युद्ध हो सकता है, तो दोनों देशों ने जितना हो सके उन्होंने हथियार बनाए, और इसी आगे जाके कहा गया शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, एक नंबर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो शीत युद्ध क्या है, तो बहुत सीधा सा इसका आंसर कि 1945 से 1991 के बीच में यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक ऐसा युद्ध जहां दोनों ही देशों ने कभी भी एक दूसरे के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन हथियार की होड़ यानी दोनों ही हथियार बनाना चाहते थे, और दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा को फैला रहे थे कि कौन सी अच्छी है, पूंजीवादी या साम्यवादी, मतलब एक विचारधारा की होड़ और दबदबा यानी पूरी दुनिया में दबदबा किसको रहेगा, इसी को लेकर एक अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा था जिसको शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब आता है आपका चैप्टर से दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब क्या है, देखिए दो ध्रुव का यहाँ पे मतलब है यूएसए और यूएसएसआर, यहाँ पे दो ध्रुवीय का मतलब यही है, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जब लड़ाई चल रही थी शीत युद्ध, तो 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि 15 देश से बना हुआ था, 15 देश क्या होते हैं, अलग अलग भागों में विघटन यानी टूट जाते हैं पहले की तरह। तो इससे क्या होता है कि जो शीत युद्ध होता है वो खत्म हो जाता है, और यूएसएसआर यहाँ पे हार जाता है और अमेरिका यहाँ पर जीत जाता है। इसे ही कहा जाता है शीत युद्ध का अंत या दो ध्रुवीयता का अंत। तो अब देख लेते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो सोवियत संघ है वो 15 देशों से मिलकर एक बहुत बड़ा देश बन गया था, जिसको सोवियत संघ कहा जाता है और इंग्लिश में यूएसएसआर कहते हैं। अब सोवियत प्रणाली क्या है, देखिए 1917 में रूसी क्रांति होती है। आप सभी को पता होगा 1917 में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा रूस के जो जार होते हैं यानी रूस के जो राजा होते हैं उन्हें जार कहा जाता है, उन्हें उनके गद्दी से हटा दिया जाता है, वहां पे क्रांति करी जाती है जिसका नाम होता है साम्यवादी क्रांति। अब देखिए साम्यवादी के बारे में एक छोटी सी चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यहाँ पे हर चीज पर किसका कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का।
और एक चीज और है कि साम्यवादी में एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और वो पार्टी हमेशा चाहती है कि वो हमेशा सत्ता में बनी रहे, यानी सरकार हमेशा उनकी बनी रहे। वो कभी भी नहीं चाहिए कोई दूसरी पार्टी वहां पर सरकार बनाए। अब ऐसा देश जहाँ पे हमेशा ही एक पार्टी मतलब सरकार बनाए, और वहां के संविधान में भी अगर ये चीज लिखा है, तो वहां पे जो लोकतंत्र है उसकी थोड़ी सी कमी महसूस होगी, क्योंकि ऐसे देश में लोकतंत्र की कमी होती है, क्योंकि आपके पास वहां पे ऑप्शन नहीं होता किसी दूसरे पार्टी को चुनने का। जहाँ पे आप इंडिया में क्या होता है, अगर कोई पार्टी गलत करती है, कुछ भी करती है, तो हम अगले 5 साल किसी और को चुनते हैं। बट सोचिए एक ऐसा देश जहाँ पर संविधान ने क्या रखा है, एक ही पार्टी चुनाव में खड़ी होगी, चाहे वो कैसा भी विकास करे, चाहे अच्छा करे बुरा करे, आपको उन्हें ही वोट देना है। तो ऐसे देशों में लोकतंत्र जो है, यानी आजादी, वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो 1917 में रूसी क्रांति होती है। क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आता है। 1917 में रूसी क्रांति होती है, उसके बाद ही सोवियत संघ का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ सोवियत, इसे ही सोवियत प्रणाली, अच्छा, यहाँ सोवियत प्रणाली की शुरुआत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि सोवियत प्रणाली एक राजनीतिक सिस्टम है, यानी कह लो एक राजनीतिक प्रणाली है, एक राज करने का तरीका, एक देश में देश को एक चलाने का तरीका है सोवियत प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही पार्टी का शासन, जिसे साम्यवादी पार्टी। यहाँ पर हमेशा एक ही पार्टी का शासन रहेगा, जो कि साम्यवादी पार्टी है। आज के इस टाइम पे चाइना में भी इसका एक उदाहरण है, चाइना में भी आज के टाइम पे साम्यवादी पार्टी की शासन करती है, ठीक है। विपक्षी पार्टी का अभाव, तो पहले भी बता दिया गया कि भैया यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन होगा, तो जो विपक्षी पार्टी होगी, यानी जो अपोजिशन पार्टी होगी, वो होगी ही नहीं, ठीक है। चाइना में भी आप देख लीजिए, आपको कोई दूसरी पार्टी मिलेगी नहीं, मिलेगी, आपको एक ही पार्टी मिलेगी केवल, ठीक है। जो चुनाव हमेशा वही चुनाव जीतेगी, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो तीसरा, अर्थव्यवस्था तथा समाज के हर क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण। अर्थव्यवस्था का मतलब कैसे, देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि साम्यवादी में क्या होता है कि हर चीज, चाहे वो खेत हो, उद्योग हो, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहेगा। सरकार डिसाइड करेगी कि कौन से खेत में कौन सी फसल होगी, कौन से उद्योग में किस चीज का निर्माण होगा, कितना होगा, कहाँ बिकेगा, प्राइस क्या रहेंगे, यानी उसकी कीमत क्या रहेगी, हर चीज सरकार, ठीक है। अगर आप वहां पे सोचते कि हम अपना कोई उद्योग लगा देंगे, तो नहीं लगा सकते, आपका कोई खुद का होगा नहीं, सब सरकार का होता है। तो वहां पे प्राइवेट जो कंपनी है, या प्राइवेट जो उद्योग है, या प्राइवेट जो खेती या निजी खेती आप कह लो प्राइवेट को, तो उसकी भी बहुत ज्यादा कमी होती है। तो उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, मतलब इन सभी चीजों के ऊपर वहां की सरकार का नियंत्रण रहेगा। हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन की सुनिश्चितता। अब इसका मतलब क्या हुआ, वहां की सरकार इस बात की पूरी ध्यान रखती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक नॉर्मल सी अपनी लाइफ जी सके। जबकि पूंजीवादी में क्या होता है कि आपके अंदर जितनी प्रतिभा है, जितनी टैलेंट है, आप उस हिसाब से पैसा कमाओ, आप करोड़ों भी कमा सकते हो, अरबों भी, जो मर्जी करो। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो हो सकता है आपको पैसा भी ना मिले। लेकिन यूएसआर में क्या था कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट क्या करती है कि सपोर्ट करती है, जैसे कि राशन देना, घर देना, जॉब देना, यानी बेसिक सी लाइफ गरीब से गरीब व्यक्ति भी वहां पे अफोर्ड कर सके। तो वहां का सिस्टम ऐसा था, ठीक है। मिलिकियत व्यवस्था, अच्छा मिलिकियत व्यवस्था क्या होती है, मैंने वही बताया, खेत और उद्योग सबके ऊपर ही सरकार का नियंत्रण था, सरकार यानी राज्य का नियंत्रण था, इसे ही मिलिकियत व्यवस्था कहा जाता था। सरकार निर्धारित करती थी कि भैया किसका प्राइस क्या रहेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, ये चीज सरकार की। अच्छा, ऐसा देश जहाँ पे हर चीज प्राइवेट, सॉरी, सरकारी है, तो वहां पर विदेशी कंपनी भी आना नहीं चाहिए। क्यों आएगी विदेशी कंपनी, कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि सब चीज तो सरकार की है। अगर कोई विदेशी कंपनी आएगी भी, तो वो थोड़ी ना आके अपनी फैक्ट्री बनाएगी और सरकार को हैंड ओवर कर देगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेरोजगारी का अभाव, वहां की सरकार, मैंने शुरू में ही बताया इस वाले पॉइंट पर, कि न्यूनतम जीवन देती है। इसका मतलब अगर वहां पे कोई बेरोजगार भी रहे, तो सरकार तो भी उसको कुछ ना कुछ जॉब देती है, चाहे उसके लायक हो या ना हो। तो अभी बेरोजगारी कम थी, ठीक है, बेरोजगार कम क्या थी, बेरोजगारी थी ही नहीं। जबकि आपको पूंजीवादी देश में आपको बेरोजगारी मिलेंगे, क्योंकि वहां पे रोजगार पूंजीवादी देश में उन्हें दिया जाता है जिनके अंदर कोई टैलेंट होता है, ठीक है। जबकि साम्यवादी में था कि भाई हर किसी को रोजगार कुछ ना कुछ दे ही देते थे उसके काम का। अगला है समाज में समानता लाने का प्रयास आर्थिक रूप से। सरकार क्या करती थी, वहां पर ऑलमोस्ट सबकी सैलरी लगभग इक्वल थी, यानी एक साइंटिस्ट की सैलरी, टीचर की सैलरी, ठीक है, जितने भी तरह के काम करते, कोई झाड़ू लगाने वाले, ऑलमोस्ट सबकी सैलरी बराबर रखती थी। क्योंकि साम्यवादी जो देश था, यानी यूएसए, उसका ये मानना था कि अगर हम आर्थिक रूप से, यानी हर किसी के पास अगर सैलरी बराबर कर दे, तो हो सकता है हम देश में समानता ला सकेंगे, ठीक है। तो ये थी सोवियत संघ, सॉरी, सोवियत प्रणाली की विशेषता। एक ही पार्टी का राज, विपक्षी पार्टी का भाव, अर्थव्यवस्था पे सभी क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण, हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन सुनिश्चितता, मिलिकियत व्यवस्था, बेरोजगारी और समाज में समानता लाने का